Hi guys, welcome to my channel Beric Boost. In this video, we will talk about Chapter 5 of Indian Partnership Act 1932, Incoming and Outgoing Partners from Section 31 to Section 38. So let's begin. Chapter 5 Incoming and Outgoing Partner 31 से 38 हमारा ये सेक्शंस रहते हैं. इनकमिंग पार्टनर की अगर हम बात करें तो सेक्शन 31 जो है वो इनकमिंग पार्टनर से डील करता है. ये 31 जो है वो क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर्स. तो कैसे इंट्रोडक्शन हो रहा है पार्टनर का, कैसे एक नया पार्टनर ऐड ऑन किया जा रहा है, या न्यू पार्टनर की हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे किया जा रहा है, विद कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट के साथ ही नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. फर्दर मोर ये जो सेक्शन है 31 वो हमें बताता है कि न्यू पार्टनर की क्या लाइबिलिटी होगी. तो ये बोलता है फॉर पास्ट एक्ट्स न्यू पार्टनर जो है वो लाइबल नहीं होता है, वेर एज जो आफ्टर द एडमिशन दैट इज जब उसे ऐड ऑन कर लिया विद कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर से ऐड ऑन कर लिया गया, उसके बाद के लिए जो एक्ट्स होंगे उसके लिए वो लाइबल होगा. बट ये जनरल रूल है, इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल कर जाएगा. सपोजिंगली जब नया पार्टनर ऐड ऑन किया गया उधर कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रोवाइड कर दिया दैट सच पर्सन विल बी लायबल फॉर पास्ट एक्ट्स एज वेल, देन इन सच अ केस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएगा. इसका वे प्रोविजन देख लेते हैं. सेक्शन 31 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर क्या कहता है, ये सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. तो सबसे पहली चीज़ जो हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. एंड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30. सेक्शन 30 माइनॉरिटी के लिए अलग से वो दे रखा है कि वहाँ पे माइनर जो है उसको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ऐड ऑन किया जा सकता है. और उसके बाद जब वो माइनर जब पार्टनर बन भी रहा है तो वो फिर इलेक्शन के थ्रू बन रहा है ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी. तो उन सब्जेक्ट टू दैट सेक्शन 30 एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा, सेक्शन 30 प्रिवेल करेगा. अगर ये बीच में नहीं आते हैं देन क्या होगा, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इन टू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो बिना कंसेंट के ऐड नहीं किया जा सकता. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, अ पर्सन who is introduced as a partner into the firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he became a partner. तो प्रायर एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं होता है. हमने सेक्शन 30 में देखा था अगर माइनर है और वो इलेक्ट कर लेता है टू बिकम द पार्टनर, देन इन सच अ सिचुएशन वो लायबल हो जाता है फॉर द प्रायर एक्ट्स एज वेल. पर्सनल लाइबिलिटी हो जाती है. बिफोर इलेक्टिंग टू बिकम अ पार्टनर उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, उसके शेयर ही लायबल होते हैं. लेकिन अगर वो पार्टनर इलेक्ट कर लेता है तो प्रायर एक्ट्स के लिए वो लायबल है. बट इन दिस सिचुएशन जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो लायबल नहीं है फॉर द एक्ट्स डन बिफोर ही बिकेम द पार्टनर. फिर हमारा आता है आउटगोइंग पार्टनर. आउटगोइंग पार्टनर्स के हमारे सेक्शन 32, 33, 34, इनफैक्ट सेक्शन 35 भी थोड़ा सा हमारा आउटगोइंग पार्टनर से रिलेट कर जाता है. सेक्शन 32 हमारा किसकी बात करता है, रिटायरमेंट की बात करता है. अब देखिए कैसे रिटायरमेंट के थ्रू पार्टनर जो है वो फर्म से एग्जिट ले लेता है, आउटगोइंग पार्टनर में बन जाता है. कैसे, हाउ, बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. अगर रिटायरमेंट के थ्रू कर रहा है तो कंसेंट चाहिए रहेगी ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की. या फिर एज पर द एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स, अगर एग्रीमेंट में जो पार्टनरशिप डीड बनी है पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली है, उस एग्रीमेंट में अगर इस तरीके का क्लॉज दे रखा है रिटायरमेंट रिलेटेड तो उसके थ्रू जो भी वहाँ पे कंडीशन है उसके थ्रू भी रिटायरमेंट लिया जा सकता है. थर्डली क्या कह रहा है, इफ़ द पार्टनरशिप एट विल. अगर इन केस हमने देखी थी दो तरीके की पार्टनरशिप हमने देखी थी, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो अगर ये वाली सिचुएशन होती है पार्टनरशिप एट विल की, तो उस सिचुएशन में नोटिस दे के भी रिटायरमेंट लिया जा सकता है. अब नोटिस की कंडीशन क्या है, राइटिंग में दिया जाएगा और सभी अदर पार्टनर्स को दिया जाएगा. किस चीज़ का नोटिस, ऑफ इंटेंशन टू रिटायर, दैट इज़ कि वो रिटायर होना चाह रहा है, इस तरीके का नोटिस उस पार्टनर को देना पड़ेगा. तो 3 तरीके से रिटायरमेंट हो सकता है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एक्सप्रेस एग्रीमेंट और नोटिस के थ्रू. नोटिस ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप एट विल में दिया जा सकता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में नहीं दिया जा सकता. सेकेंडली कैसे आउटगोइंग हो सकता है, कैसे एग्जिट ले सकता है फर्म से, थ्रू एक्सपल्शन भी हो सकता है. जनरल रूल क्या है, मेजॉरिटी के थ्रू एक्सपेल नहीं कर सकते, बिकॉज इस तरीके से अगर सिचुएशन हुई तो इन केस देर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, तो हो सकता है ए और बी जो हैं वो टीम अप करके सी को आउट कर दें ताकि उसका प्रॉफिट ये लोग कबाड़ सकें.
कब्जा कर सकें। तो इस सिचुएशन में जनरल रूल तो क्या है, मेजॉरिटी के थ्रू एक्सपल्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शनल क्लॉज डाला है। वो कैसे कर सकते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट में ही इस तरह की पावर दे रखी है दैट द पार्टनर्स थ्रू मेजॉरिटी दे कैन एक्सपेल। अब उस चीज़ में भी क्या होना चाहिए, वो गुड फेथ में होना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म। अगर वो है तो उस सिचुएशन में एक्सपल्शन किया जा सकता है। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा हो, प्लस गुड फेथ में हो, प्लस बेनिफिट ऑफ द फर्म हो। अगर ये तीनों सिचुएशन फुलफिल होती है तो मेजॉरिटी के थ्रू भी एक्सपल्शन किया जा सकता है। थर्डली हमारा सेक्शन 34 किसकी बात करता है, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के थ्रू कैसे एग्जिट हो जाएगा पार्टनर, जब इन केस अगर कोर्ट के थ्रू एडजुडिकेशन हो जाता है ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, तो उस सिचुएशन में वो ऑटोमेटिकली सीजेस टू अ पार्टनर, वो अपने आप ही पार्टनर जो है वो आउट गोइंग पार्टनर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, जिस भी दिन ये ऑर्डर आया उस दिन से वो एक्सपर्ल्ड हो जाएगा। एक बार देखिए आगे, ये जो सेक्शन 32 है, रिटायरमेंट और एक्सपल्शन, इन दोनों के जो हैं आगे के जो प्रोविजन है, 32 के जो आगे की प्रोविजन है 2, 3, 4, वही अप्लाई हो जाते हैं एक्सपर्ल्ड पार्टनर पे। यानी कि 32 के 2, 3, 4 और 33 जो के बाद की जो प्रोविजंस हैं वो सेम ही प्रोविजन में हमारा आ जाएगा। क्या कहता है कि जैसे रिटायर्ड पार्टनर की लाइबिलिटी की बात करते हैं, यही चीज़ सेम हमारी एक्सपेल्ड पार्टनर की लाइबिलिटी में भी आ जाएगा। क्या कहता है, जनरल रूल क्या है, पास्ट एक्ट के लिए ये लायबल नहीं होंगे, चाहे वो रिटायर्ड पार्टनर हो चाहे वो एक्सपेल्ड पार्टनर हो। फ्यूचर एक्ट्स के लिए वो लोग पास्ट एक्ट के लिए वो लोग लायबल होंगे, बट फ्यूचर एक्ट्स के लिए वो लोग लायबल नहीं होंगे। ये जनरल रूल है। लेकिन ये जो जनरल रूल है इससे डिस्चार्ज हो सकते हैं, दैट इज ये अगर ये पास्ट एक्ट्स की जो लाइबिलिटी है उससे डिस्चार्ज किया जा सकता है। कैसे, थ्रू दी एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट किससे करना पड़ेगा, दोनों लोगों से करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी से और पार्टनर से करना पड़ेगा ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। थर्ड पार्टी से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे थर्ड पार्टी जो है वो हमें स्यू कर रहा होगा। यार पार्टनर्स से भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही स्यू कर रहे होंगे या इनको हम स्यू कर रहे होंगे। तो इन दैट अ सिचुएशन जो जिन पार्टीज़ के संग क्लैश हो सकता है उन्हीं पार्टीज़ के संग हम थर्ड जो है एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, सो दैट वो जो पास्ट एक्ट के लिए लाइबिलिटी है उससे डिस्चार्ज किया जा सके। फर्दर मोर हमारा 32 का 3 क्या कहता है कि जो लाइबिलिटी है वो कंटिन्यू करेगी। पास्ट एक्ट के लिए तो लाइबल हैं, फ्यूचर एक्ट के लिए नॉट लाइबल, दैट्स ट्रू। लेकिन ये फ्यूचर एक्ट्स की लाइबिलिटी कब तक रहेगी, किस डेट से हम मानेंगे कि हाँ अब लाइबिलिटी खत्म है और इसके आगे के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो ये जो लाइबिलिटी है वो कंटिन्यू करेगी कब तक, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जा सकता। तो जिस भी दिन पब्लिक नोटिस दे देंगे उस दिन से लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। टिल द टाइम पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन तब तक की लाइबिलिटी रहेगी। किसके लिए, एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर दिस, प्रोवाइडेड क्या कह रहा है, रिटायर्ड पार्टनर नॉट लायबल टू थर्ड पार्टी इन केस थर्ड पार्टी डज नॉट नो ही इज अ पार्टनर। इसको एग्जाम्पल से समझिए, ए, बी और सी जो है वो पार्टनर्स हैं। सी जो है वो रिटायर्ड हो चुका है। इन लोगों ने जब ये पार्टनर्स थे डी के संग एक डीलिंग करी थी जिसमें डी को ये तो पता था कि ए और बी पार्टनर्स हैं, बट सी के बारे में वो नहीं जानता था। लेटर ऑन जो एग्रीमेंट किया था वो ब्रीच हो जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और डी जो है वो स्यू करने जाता है। नाउ इन दिस केस सिंस डी डज नॉट नो दैट सी इज द पार्टनर, तो वो सी को स्यू नहीं कर सकता। क्यों, बिकॉज ये यहाँ क्या कह रखा है, रिटायर्ड पार्टनर जो है वो उस पार्टी थर्ड पार्टी को लायबल नहीं होगा जब थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है वो पार्टनर है। इस सिचुएशन में डी को पता ही नहीं था सी पार्टनर है, इसीलिए सी जो है वो डी की तरफ लाइबिलिटी उसकी नहीं बनती है। आगे देखते हैं 32 का 4, ये क्या कह रहे हैं, नोटिस गिवन बाय रिटायर्ड पार्टनर। अच्छा, अब ये जो पब्लिक नोटिस है ये देगा कौन, या तो रिटायर्ड पार्टनर दे सकता है या फिर कोई और भी पार्टनर दे सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड पार्टनर दो। अब यहाँ पे जो हमने ये देखा था कि ये तीनों अप्लाई होंगे, तो यहाँ रिटायर्ड पार्टनर की जगह अगर एक्सपर्ट पार्टनर है, ये तो हमने देख ही लिया था, इसी तरीके से ये चीज़ एक्सपर्ट पार्टनर पे भी चलेगी एंड इन नोटिस का भी रिटायर्ड पार्टनर की जगह यहाँ पे हमारा एक्सपर्ट पार्टनर भी हो सकता है। आगे देखिए 34, हमने यहाँ ब्रीफ तो देख ही लिया था, इसको एक बार प्रॉपर और देख लेते हैं। 34 क्या कह रहे हैं, अगर पार्टनर एडजुडिकेट हो जाता है इंसॉल्वेंट तो वो सीज हो जाएगा पार्ट टू बी अ पार्टनर, कब, ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। इन केस अगर फर्म अगर डिजॉल्व नहीं है, सपोजिंगली अगर दो ही पार्टनर है ए एंड बी, अगर बी इंसॉल्वेंट हो गया
तो उस सिचुएशन में ये फर्म अपने आप ही डिसॉल्व हो गई, क्योंकि सिंगल पर्सन से एक अकेला बी तो फर्म बना के नहीं बैठ सकता। बट अगर सपोजिंगली ए है, बी है, सी अगर इंसॉल्वेंट हो भी गया तो भी दो लोग हैं फर्म चलाने के लिए, तो फर्म शायद डिसॉल्व ना हो अनटिल अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा हो। तो इन केस अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होती तो क्या सिचुएशन होगी, वो हमारा सेकेंड सबसेक्शन बताता है। क्या बोलता है, अगर फर्म डिसॉल्व नहीं हुई बाय एडजुडिकेशन देन द एस्टेट ऑफ द पार्टनर नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो एस्टेट जो है वो लायबल नहीं होगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्दर मोर ये क्या कहता है, फर्म नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द इंसॉल्वेंट। तो बेसिकली क्या हो गया, पार्टनर तो फर्म के लिए लायबल नहीं है और फर्म जो है वो पार्टनर के लिए लायबल नहीं होगा। कब, कौन से एक्ट्स के लिए, एक्ट्स डन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ आफ्टर द एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, व्हेन एक्ट डन आफ्टर द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड। एक बार इसका हम सेक्शन भी देख लेते हैं। सेक्शन 32 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर में रिटायर कैसे, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑफ द बाय द पार्टनर, और वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, जहाँ विल पे है, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर, सभी को देना रहेगा ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। फर्दर क्या कह रहा है ये, रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। तो जनरली तो वो लाइबिलिटी रहेगी, लेकिन उस थर्ड पार्टी के लिए वो डिस्चार्ज किया जा सकता है फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। कैसे, एग्रीमेंट के थ्रू मेड बाय हिम विद सच पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो जो भी एक्ट उसके बिफोर हिज रिटायरमेंट अगर जो भी हुए उनको एग्रीमेंट के थ्रू थर्ड पार्टी के संग एंड जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है उन पार्टनर्स के संग करके डिस्चार्ज किया जा सकता है। एंड सच एग्रीमेंट मे बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स। और ये एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, फर्दर देखिए क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम अ फर्म। भले ही रिटायरमेंट हो गया, ही एंड द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल। रिटायरमेंट होने के बाद भी वो जो रिटायरिंग पार्टनर है एंड द अदर पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू कर जाएंगे टू बी लायबल एज पार्टनर्स टू दी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की तरफ उनकी लाइबिलिटी बनेगी फॉर एक्ट्स डन बाय देम बाय एनी ऑफ देम विच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म। जो भी एक्ट ऑफ फर्म होगा उसके लिए लाइबिलिटी होगी इफ डन बिफोर द राइट। जैसे कि एज इफ जो रिटायरमेंट से पहले करते हो लाइबिलिटी होती है वही सिमिलर लाइबिलिटी होगी। कब तक, अनटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द रिटायरमेंट, प्रोवाइडेड दैट a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he is a partner। तो ये कह रहा है नोटिस जो हैं वो रिटायर्ड पार्टनर भी दे सकता है या कोई अदर पार्टनर भी दे सकता है। 33 क्या कह रहा है, एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर। पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय एनी मेजॉरिटी। तो जनरल रूल क्या, एक्सपेल नहीं किया जा सकता सेव इन एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ। तो गुड फेथ में किया जा सकता है ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। गुड फेथ में भी तब कब करोगे, जब वो पावर ही आपको कॉन्ट्रैक्ट ने दी हो टू एक्सपेल अनदर पार्टनर। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 32 शैल अप्लाई टू एक्सपेल्ड पार्टनर एज इफ ही वाज अ रिटायर्ड पार्टनर। तो ये जो 2, 3, 4 हैं ये हमारे एक्सपेल्ड हुए पार्टनर पे भी अप्लाई कर जाएंगे। 34 क्या कह रहा है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। वेयर अ पार्टनर इन द फर्म इज एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is thereby dissolved। तो जिस भी दिन ऑर्डर आया उस दिन से वो ceases to be a partner, वो पार्टनर नहीं रहेगा। Where under the contract between the partners the firm is not dissolved by the adjudication। जहाँ पे इस तरीके का adjudication हुआ और फर्म अगर डिसॉल्व नहीं हुई, the estate of the partner so adjudicated is not liable for any act of the firm। तो estate liable नहीं होगी and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which adjudication is made। तो जिस भी दिन ये adjudication आया उसके बाद के acts के लिए आपस में एक दूसरे के लिए इनमें से कोई भी liable नहीं होगा, ना ही firm पार्टनर के लिए ना ही पार्टनर फर्म के लिए। तो ये हमारा आउटगोइंग पार्टनर का हो गया। 35 हम आउटगोइंग पार्टनर में दे भी सकते हैं और अलग से भी ले सकते हैं। 35 देखिए, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ अ डिसीज पार्टनर कि अगर कोई डिसीज पार्टनर है तो उस समय एस्टेट की क्या लाइबिलिटी होगी उस बारे में हमारा सेक्शन 35 डील करता है। ये क्या कहता है, इन केस पार्टनर डाइज एंड फर्म नॉट डिजॉल्व, पार्टनर भी मर गया, फर्म डिजोल्यूशन नहीं हुआ है, तो सिचुएशन में जो एस्टेट होगी डिसीज पार्टनर की नॉट लाइबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन
आफ्टर हिज डेथ, तो उसकी डेथ के बाद जो भी एक्ट्स हैं उसके लिए लायबल नहीं होगी। उससे अब यहाँ साफ साफ लिखा है आफ्टर हिज डेथ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आफ्टर हिज डेथ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बिफोर जो है उन एक्ट्स के लिए एस्टेट जो है वो लायबल होगी। दैट इज एस्टेट पास्ट एक्ट्स के लिए लायबल है, फ्यूचर एक्ट्स के लिए नॉट लायबल। सेक्शन देखिए, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज नॉट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज नॉट डिजॉल्व बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके से दे रखा है। जनरली क्या होता है, जब हम आगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देखेंगे तो उसमें बाय द डेथ या बाय इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही इस तरीके का दे रखा है कि डेथ पे भी फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है, देन द एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट डन आफ्टर हिज डेथ। आगे देखिए, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। अब आउटगोइंग जो पार्टनर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं, इस बारे में हमारा सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37 डील करते हैं। 36 क्या बताता है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, की जो आउटगोइंग पार्टनर, अब आउटगोइंग पार्टनर हमने देखा कि भाई रिटायरमेंट के थ्रू, एक्सपल्शन के थ्रू, इंसॉल्वेंसी के थ्रू जो ये पार्टनर आउटगोइंग हो गया है, जो अब हट चुका है, उसके पास क्या राइट है कि वो कंपीटिंग बिजनेस जो है वो खोल सकता है, वो compete कर सकता है बिजनेस में और एडवर्टाइज कर सकता है ऐसे बिजनेस को। लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकता, खुद को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता और सॉलिसिट नहीं कर सकता ओल्ड कस्टमर को। सॉलिसिट का क्या मतलब है कि वो ब्रेक अवे नहीं कर सकता कस्टमर्स को, जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको अपनी तरफ नहीं खींच सकता। ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में दे दे कि हाँ भाई वो रिप्रेजेंट कर सकता है, फर्म का नाम यूज़ दे सकता है, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिवेल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ABC जो है वो पार्टनर्स हैं इन द लॉ फर्म ABC एसोसिएट्स, और इसमें से C रिटायर हो जाता है। अब C क्या कर सकता है, वो खुद का लॉ फर्म खोल सकता है, दैट इज अलाउड। C करके खोल लिया, अलाउड है। एडवर्टाइज कर सकता है न्यू फर्म को, अलाउड है वो भी। अब अगर वो ये नेम यूज़ करता है क्या, ABC लीगल, तो क्या ये अलाउड है, नॉट अलाउड। क्यों, ABC एसोसिएट था, अब ABC लीगल कर लिया, नाम सेम सही है, कंफ्यूजिंग है, सबको सेम ही नेम लगेगा, तो ये चीज़ वो नहीं कर सकता। C टेल्स क्लाइंट आई एम स्टिल पार्ट ऑफ ABC एसोसिएट, अब वो खुद को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एज पार्टनर ऑफ द ओल्ड फर्म, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। फर्दर क्या क्या अगर वो क्या करता है, C पर्सनली कॉन्टैक्ट्स ओल्ड क्लाइंट्स ऑफ द ABC एसोसिएट्स, वो पुराने क्लाइंट्स को अगर वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड बिकॉज इट कम्स अंडर दिस सॉलिसिटिंग द ओल्ड कस्टमर्स अवे ऑफ द फर्म, तो ये चीज़ भी अलाउड नहीं है। अब इसी का एक्सेप्शन क्या कहता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हमारा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ सेक्शन 27 के वजह से वॉइड हो जाता है, लेकिन इसी का एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है हमारे सेक्शन 36 में। क्या कहता है ये रेस्ट्रिक्शन, ये जो एग्रीमेंट है रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में वो वैलिड हो जाएगी, जनरल रूल क्या है, वॉइड होगा, लेकिन वो वैलिड कब हो जाएगी, अगर वो रीजनेबल है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है या स्पेसिफाइड टाइम के लिए। इनमें से अगर एक भी चीज़ होती है, इट्स और सिचुएशनल है कि इनमें से कुछ भी होता है, देन इन सच अ सिचुएशन क्या हो जाएगा, वो रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी, वो वैलिड रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और इस तरीके का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा। 27 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर ये चीज़ प्रिवेल कर जाएगी। देखिए क्या कहता है हमारा सेक्शन, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। एन आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन अ बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द ओल्ड फर्म एंड ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस, तो क्या कर सकता है वो, है ना, मे कैरी ऑन दे रखा है, देयर इज नो वे रिटर्न नॉट, है ना, बट क्या नहीं कर सकता, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑब्वियसली प्रिवेल करेगा, उसको ध्यान में रखते हुए ही मे नॉट क्या नहीं कर सकता, यूज द फर्म नेम, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, सॉलिसिट द कस्टम्स ऑफ द पर्सन हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर, तो फर्म का नाम नहीं ले सकता, खुद को पार्टनर नहीं बता सकता और पुराने कस्टमर्स को अपनी तरफ नहीं कह सकता। सेकेंड सबसेक्शन क्या कहता है, अ पार्टनर मे मेक एन एग्रीमेंट with his partners that on ceasing to be a partner he will not carry on the business similar to that of the firm, तो हमने कहा कि वो compete कर सकता है, लेकिन वो इस तरीके का एग्रीमेंट बना सकता है कि वो इस तरीके का बिजनेस नहीं करेगा, किसके लिए, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड इफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज आर रीजनेबल। तो क्या है कि अगर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में अगर इस तरीके का कर रहे हैं तो वो चीज़ कर सकते हैं। और उस सिचुएशन में 27 जो है वो उस पर प्रिवेल कर जाएगा हमारे ये वाला क्लोज, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब इसको हम साइडलाइन कर सकते हैं इन सच अ सिचुएशन एंड इस तरीके का एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। आगे देखिए सेक्शन 37 किसकी बात कर रहा है? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। आउटगोइंग पार्टनर के पास क्या राइट है कि कुछ केसेस में वो शेयर कर सकते हैं सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। ये सर्टेन केसेस क्या है? जब अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं होगा तो उस केस की हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या सिचुएशन है, मेंबर ऑफ द फर्म डाइट और अदरवाइज सीजेस टू बी अ पार्टनर। इसके मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? आउटगोइंग पार्टनर की बात कर रहे हैं कि अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है, दैट इज या तो कोई पार्टनर मर गया है, या सीजेस टू बी अ पार्टनर दैट इज रिटायरमेंट हो गया है, एक्सपल्शन हो गया है, इंसॉल्वेंसी है, सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कंटिन्यूस बिजनेस विद प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। और जो सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो पहले प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म थी उसी को कंटिन्यू कर जाता है विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। जनरली अगर डिसोल्यूशन होता है तो सेक्शन 47 के हिसाब से सेटलमेंट होता है, लेकिन उस तरीके का सेटलमेंट नहीं हुआ है। जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म थी उसी में कंटिन्यू कर गए। अब देखिए अगर ए, बी और सी पार्टनर हैं तो उस सिचुएशन, अगर ए, बी, सी पार्टनर हैं तो उस सिचुएशन में अगर सी आउट हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी थी वो तो तीनों की ही थी ना, ABC की प्रॉपर्टी में सी का भी हिस्सा था, तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि वो उसी प्रॉपर्टी से अगर कंटिन्यू कर जाता है। इस तरीके की अगर सिचुएशन होती है तो देखिए क्या होगा। इन सच सिचुएशन द आउटगोइंग पार्टनर और हिज स्टेट इज एंटाइटल्ड। तो जो आउटगोइंग पार्टनर है या जो स्टेट है वो किस चीज़ की एंटाइटल्ड होगी? शेयर ऑफ द प्रॉफिट एज एट्रीब्यूटेबल टू हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो जो भी उसका बन रहा है ABC में से जो भी हिस्सा सी का बन रहा है उस हिस्से के लिए जो भी प्रॉफिट होगा उसके लिए सी जो है वो एंटाइटल्ड होगा, या फिर या तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो या फिर क्या है, इंटरेस्ट दे दो। किस पे? एट 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ ए शेयर इन द प्रॉपर्टी। या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाए या इंटरेस्ट मिल जाए। इंटरेस्ट में कितना मिल रहा है? 6% पर एनम। तो इस चीज़ के लिए क्या है, वो जो आउटगोइंग पार्टनर है वो एंटाइटल्ड हो जाता है। एक बार एग्जाम्पल से और समझते हैं। ABC पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, अकाउंट सेटल नहीं हुई, यहाँ तक हमने ऊपर भी देख लिया था। AB कंटिन्यू बिजनेस यूजिंग सीज कैपिटल, वही पुरानी फॉर्म को लेके हुए कर रहे हैं वो जो भी प्रॉपर्टी थी, तो सी की भी जो कैपिटल है AB यूज़ कर रहे हैं। तो सिचुएशन ये है, अंडर सेक्शन 37 सी क्या कह सकता है? क्लेम कर सकता है आइदर शेयर इन द प्रॉफिट अर्नड यूजिंग हिज कैपिटल। तो जो भी शेयर था प्रॉफिट का उसकी कैपिटल को यूज़ करके जो मिला है उसको वो क्लेम कर सकता है, या फिर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है 6% पर एनम पे उसकी कैपिटल पे, उसकी शेयर पे। इन केस एग्रीमेंट गिव्स ऑप्शन टू सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब यहाँ पे अगर सी को ऑप्शन दे देते, क्या ऑप्शन दे देते? टू इन केस एग्रीमेंट गिव्स ऑप्शन टू द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर, अगर AB को एक ऑप्शन दे देते, क्या ऑप्शन दे देते? टू परचेज द इंटरेस्ट ऑफ द आउटगोइंग और डिसीज पार्टनर की जो ये सी का जो भी शेयर है उसको वो परचेज कर लें। किसको दे रहे हैं? A और B को ऑप्शन दे देते हैं। तो क्या होगा इनकेस अगर ये लोग ऑप्शन ड्यूली एक्सरसाइज कर लेते हैं, दैट इज A और B इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आउटगोइंग पार्टनर और इस एस्टेट नॉट एंटाइटल्ड टू फर्दर और अदर शेयर। तो जो सी है उसको फर्दर कुछ ही ना तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ना ही इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी A और B ने उसका हिस्सा खरीद लिया है, परचेज कर लिया है। सेकेंडली क्या बोल रहा है? ऑप्शन एक्सरसाइज, यानी कि A और B ने खरीदा तो सही बट नॉट कंप्लाइड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। सपोजिंगली सी ने कुछ कंडीशन लगाई थी, अब उस कंडीशन को अगर A और B फुलफिल नहीं करते हैं, उन्होंने वो परचेज करने लगे बट दैट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, देन उन सिचुएशन में क्या होगा? आउटगोइंग पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट और इंटरेस्ट। तो सी को या तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा या इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर पूरी तरह कंप्लायंस नहीं है, अगर फुली कंप्लायंस है तो देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक बार सेक्शन भी रीड मार लेते हैं।
where any member of the firm has died or otherwise ceases to be a partner and the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of accounts as between them and the outgoing partner or his estate. तो क्या हो रहा है, कोई मेंबर ऑफ फर्म है वो मर गया है या सीजेस टू बी अ पार्टनर, दैट इज वही आउटगोइंग पार्टनर, सर्वाइविंग कंटिन्यूइंग पार्टनर जो हैं वो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, पुरानी प्रॉपर्टी को, विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट, कोई फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं है एज बिटवीन दैम एंड द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट, देन इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस सिचुएशन में जो आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट इज एंटाइटल्ड एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ और हिज रिप्रेजेंटेटिव, क्या है वो एंटाइटल्ड है टू सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज्ड टू बी अ पार्टनर एज मे बी एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ हिज शेयर। तो वो किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए एंटाइटल्ड है, एट्रीब्यूट जो भी उसके शेयर के से रिलेटेड करा, और टू द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो या तो शेयर दे दो या फिर इंटरेस्ट दे दो 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जो भी उसका शेयर बनता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स whereby the contract between the partners and option is given। तो देखिए क्या कह रहा है ये, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट में ही एक ऑप्शन दिया है किसको, सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर को, क्या कि टू परचेज द इंटरेस्ट ऑफ द डिसीजर आउटगोइंग पार्टनर, सी का जो था उसका इंटरेस्ट परचेज करने का ऑप्शन दे रहा है, एंड दैट इज जूली एक्सरसाइज, और ए और बी ने वो चीज़ एक्सरसाइज भी कर ली। द एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर और द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट एज द केस मे बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी फर्दर और अदर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो कोई फर्दर एंटाइटलमेंट नहीं, बट if any partner assuming to act in exercise of the option does not in all material respect comply with the terms thereof, तो अगर full compliance नहीं है then such a case he is liable to the account under the foregoing provision of this section, तो वो liable होगा। एक सेक्शन 35 और बचता है, इसको और देख लेते हैं मैम, सॉरी सेक्शन 38, इसका नोट्स बनाना भूल गई हूँ मैं, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट फ्रॉम हेयर ओनली। देखिए, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन दी फर्म, क्या कह रहा है, कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म और टू अ थर्ड पार्टी, या तो फर्म कंटिन्यूइंग गारंटी फर्म को दी गई है या थर्ड पार्टी को दी गई है इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म। जस्ट सॉरी जी, या तो कंटिन्यूइंग गारंटी जो है या तो फर्म को दी गई है या थर्ड पार्टी को दी गई है इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, किसके रिगार्ड में, फर्म के ट्रांजैक्शन के रिगार्ड में, is in the absence of agreement to the contrary is revoked as to future transaction from the date of any change in the constitution of the firm। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि अगर ए बी और सी जो थे वो पार्टनर्स थे फर्म में, लेटर ऑन डी जो है वो एड ऑन हो गया, ठीक है, इन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर हुआ, इनकमिंग ऑफ पार्टनर हो गया, तो इससे क्या हो गया, चेंज हो गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए, हम पास्ट ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए जो हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी थी वो गारंटी क्या हो रही है, रिवोक हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि हो सकता है जिस पर्सन ने वो दी के जब इसमें ऐड ऑन हुआ तो उससे जो चीज़ें हैं चेंज होंगी फर्म में, तो उस चेंज की वजह से ये जो गारंटी है इसको हम रिवोक्ड मानते हैं टू द फ्यूचर एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। पास्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए अभी भी वो गारंटी है, फ्यूचर के लिए रिवोक हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप वापस से दे सकते हो, एंड अगर एग्रीमेंट में ही इसके बारे में कुछ दे रखा है देन दैट एग्रीमेंट विल प्रिवेल। तो ये हमारा सेक्शन 38 बात करता है। थैंक यू।